गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दीजिए बेटा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो फिर स्टार्ट करते हैं। साक्षी, अंशिका, माशू, आशीष। तो बेटा क्वेश्चन हो रहे हैं ना? कोई डाउट पढ़ने में फीलिंग आ रही है ना अच्छी? ये बताइए जल्दी। आज फोर्थ स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, मैं लेट हो गया, आप लेट नहीं हुए। क्या प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी बताइए। एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताइए। काफी अच्छा लग रहा है सर आपसे पढ़ के, थैंक यू बेटा। टेस्ट वेस्ट बेटा, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। हाँ बेटा, एक्सपेक्टेड तो अभी कराए नहीं है, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड तो मैं कराऊंगा आपको जनवरी में। यूट्यूब पर जब यूट्यूब पर मैं आपको 25 दिसंबर के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट कराऊंगा। पेपर तक आपकी खूब प्रैक्टिस करा दूंगा। पहले आप प्रीवियस ईयर देख ली, फिर मैं आपको नए क्वेश्चन भी कराऊंगा। थैंक यू डब्रिया, सुरेखा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी को आप धकेल रहे हो या खींच रहे हो, ये जो पुश और ये जो पुल होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? गुड नीरज, गुड। 90 चाहिए, 100 आ रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, तो जैसे आप किसी चीज को ऐसे पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो या खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? यही डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। ठीक है, अब अगर आप किसी बॉडी पर एक फोर्स, दो फोर्स लगा रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मान लीजिए किसी वस्तु को, जिसमें मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है ना, आप में से कोई एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना, बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, रस्सी से बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, तो मैं भी इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, आप भी इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो कोई पूछे नेट फोर्स क्या होगा, तो जब फोर्स एक डायरेक्शन में होंगे तो आप इन्हें ऐड कर दोगे। हाँ बेटा, स्वस्थ तो पूरा स्वस्थ नहीं हूँ, बेटर हूँ, लेकिन लेकिन ठीक हूँ, बेटर हूँ। ठीक है ना? चलिए, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। जैसे इस बॉडी पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो क्या होगा? नेट फोर्स कितना आएगा? बड़े फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दीजिए, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दीजिए। ठीक है ना? अब ऐसा हो सकता है बेटा, फोर्स जो हो सकता है, ये स्पीड और डायरेक्शन को, स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी चल रही है, आप उस पर फोर्स लगा दो, ठीक है ना, अब वो डिपेंड करता है जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, अगर आपने उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो उसकी स्पीड घट जाएगी, और फोर्स लगाने से उस बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा, मैं देखो उन मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आपने शायद नोट्स वाला पूछा होगा कि नोट सेक्शन कहाँ पर है, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर क्लास में बता चुका हूँ। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप का जो उसका जो कैरियरवेल का हेल्प डेस्क नंबर है बेटा, उस पर कॉल कीजिए 10 से 5 के बीच में। ठीक है ना? अगर यही बात आप मुझसे पूछोगे कि सर नोट्स का बेटा, मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ, तो यही काम थोड़ी है कि आप फिर वही चीज मुझसे पूछोगे बार बार। ठीक है, अब फोर्स जो होता है बेटा, ये सारी चीजें, किसी बॉडी की शेप को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है फोर्स लगाया किस तरीके से जा रहा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक टर्म है। तो फोर्स क्या होता है? पुश कर, आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, बॉडी को धकेल रहे हो या खींच रहे हो, तो इसी धकेलना और खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, अब बल लगाने से किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और दोनों चीजें भी चेंज हो सकती है। ठीक है, थैंक यू प्रियंका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो चीज ध्यान रखना, सिलेबस में आपके में एक्सेलरेशन है नहीं,
सिलेबस में अभी तक आपके एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो, न्यूटन का सेकंड नियम सभी को पता होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला। तो एक चीज होती है एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है ना। 8th क्लास तक ये कहीं आती नहीं है, ठीक है ना। ये 9th क्लास में आनी शुरू होती है एक्सेलरेशन। लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, मान लीजिए कोई बॉडी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी, थोड़ी देर में उसकी स्पीड 5 हो गई, फिर 5.5 हो गई, फिर 6 हो गई, मतलब उस बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो तो वहां पर एक नई क्वांटिटी डेवलप होती है। उस स्पीड के चेंज होने का कारण क्या होता है? बेसिकली फोर्स होता है। उस स्पीड के चेंज होने का कारण क्या होता है? फोर्स होता है। जैसे गाड़ी चला रहे हो आप, ठीक है ना, तो जो रेस होती है उस पर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम लगाओगे तो घट जाएगी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूजन है, अब वो मैंने पढ़ाया नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस में है नहीं 8th क्लास तक। स्केलर वो होते हैं बेटा जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब जिनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना होता है। और वेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करते हैं कि बॉडी जो है किस डायरेक्शन में चल रही है। अभी सीटेट दे लो एक बार, ठीक है ना, फिर डिटेल में साइंस पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी तो क्योंकि बेस्ट सीटेट को टारगेट करके पढ़ाया जाता है। तो मैं कह रहा था, अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज होने का कारण क्या होगा? फोर्स होगा। स्पीड के चेंज होने का कारण क्या होगा बेटा? फोर्स होगा। तो स्पीड जब चेंज होती है, उसके चेंज होने से एक नई क्वांटिटी निकल के आती है जिसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। हाँ, साइंस वालों को मैथ पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना, ठीक है। देखो, जैसे मैं अब समझाता हूँ आपको, ये चीज समझना, ये वाली नोट्स में नहीं है बेटा क्योंकि 8 तक है ना, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी की इनिशियल जो स्पीड है, शुरुआती जो वेग है वो है u। इनिशियल स्पीड क्या है? u। और फाइनल स्पीड हो गई उसकी, अंतिम चाल हो गई v। तो स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। और ये जो इसको होने में टाइम लगा उसको टी टाइम में ये सारी कहानी हो गई। तो चेंज कैसे निकालोगे बेटा? चेंज कितना स्पीड है? फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो ये हो गया चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। इस चीज को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्चुअली में स्पीड की जगह वेलोसिटी बोला जाता है, लेकिन कोई नहीं। हाँ, तो देख रहे हो एक्सेलरेशन कैसे आती है बॉडी के अंदर? जब आप उसकी स्पीड को चेंज करते हो। अपने नोट्स में कहीं लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि 8 तक है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन भरोसा नहीं है, आ सकता है। आज तक तो आया नहीं है, शायद ना आया है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि सब पढ़ाया हुआ ही आएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ये सभी ने पढ़ा होगा, फोर्स जो होता है ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब देखो, अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है, अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यह है समझ में, नोट करके डन लिखिए। नहीं बेटा, साइंस का पेडागोजी दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं पेडागोजी नहीं पढ़ाता, क्योंकि बेटा मैं हर लेवल की साइंस पढ़ाता हूँ आगे, ठीक है। तो मेरे पास टाइम स्लॉट भी नहीं होता, ना ही मैं उस पर ध्यान देता हूँ। थैंक यू सोनम जी, क्लियर है, ठीक है। तो समझ गए कि अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हुई तो कैसे फोर्स जीरो आएगा। ठीक है ना, ये क्लियर होगा। अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो देखो ये इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ये। व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, देन इट मींस नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। क्योंकि 8th क्लास तक की साइंस में ये सब नहीं होता, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नोट कर लेना उसी के साइड में। चलिए आगे बढ़े। अब टाइप्स ऑफ फोर्स को देखते हैं बेटा। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, ये क्लासिफिकेशन है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, दो टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो चार्ज रखे हैं बेटा, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो सेम टाइप के चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है, विकर्षण होता है। सेम टाइप के चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, विकर्षण होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये चार्ज रिपेल करेंगे, आप इन्हें टच कराओगे तब रिपेल करेंगे या दूर से रिपेल करना शुरू कर देंगे? चार्ज को जब पास पास लेके आओगे तब वो रिपेल करेंगे, या दोनों को एक दूसरे से टच कराओगे तब वो रिपेल करेंगे? विदाउट टच के रिपेल कर जाएंगे, जब आप उन्हें पास पास लेके आओगे तो तब वो रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स आया है, एक बात होती है, इस फोर्स में कहीं पर कोई कॉन्टेक्ट हुआ है? ये जो रिपेल हो रहे हैं किसी फोर्स की वजह से ही तो रिपेल हो रहे हैं, किसी फोर्स की वजह से तो रिपेल हो रहे हैं। तो ये जो फोर्स है, क्या इनको टच कराने से आया कि विदाउट टचिंग से आ गया? विदाउट टचिंग से आ गया, विदाउट टचिंग से आ गया। तो ये किसका एग्जांपल होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होगा, असंपर्क बल का। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब बॉडी टच करने की वजह से जो फोर्स आएगा वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। और जो विदाउट टचिंग से जो फोर्स आता है वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल। ठीक है, रिपेल का मतलब नहीं समझते बेटा आप? एक बात बताइए यार, आप लोग इतने बेसिक वर्ड नहीं समझते, कैसे काम चलेगा? मतलब हद यार, आप सपने आपके इतने बड़े बड़े हैं, आपको रिपेल का मतलब नहीं पता? विकर्षण हिंदी में, अगर इंग्लिश की प्रॉब्लम, विकर्षण का पता है? विकर्षण का रिपल्शन मतलब होगा, अगर सेम टाइप के चार्ज जो होते हैं, अगर आप उन्हें पास लेके आओगे तो वो एकदम से दूर चले जाएंगे, ये होता है रिपल्सन। और अपोजिट चार्ज के, अपोजिट चार्ज जैसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, उन्हें पास लेके आओगे, उन्हें पास लेके आओगे, तो जब पास लेके आओगे तो वो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, वो पास पास और पास आना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रियंका न्यूमेरिकल मैंने सब कुछ करा रखा है ना, पहले आपको बताया तो है, यूट्यूब से जाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दो अभी तक दो दो वीडियोस आपने की होंगी, एक लाइट वाली और साउंड और हीट की इकट्ठी थी। आज ये मैकेनिक्स वाली कर लेना, ठीक है ना, मैकेनिक्स कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद मैकेनिक्स ही कर लेना। ठीक है, दूसरा, जो मैग्नेट्स होते हैं बेटा, मैग्नेट्स के जो सेम पोल होते हैं, दो मैग्नेट आपके पास, मैग्नेट के अभी पढ़ाएंगे हम, मैग्नेट भी आपको मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो एक मैग्नेट है, ये इसका, ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है। अगर इन दो मैग्नेट को आप पास लेके आए तो ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना, किसी बच्चे ने कुछ ज्यादा बड़ा कमेंट किया। यार आप लोग डेली पूछते हो साक्षी बेटा, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है ना? पिछली क्लासेस नहीं देखी है ना बेटा? मेरा नंबर है ना आप लोगों के पास सुनील, वहां कांटेक्ट कर देना। ठीक है बेटा सुनील, आपको कोई डाउट वगैरह है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है ना? ठीक है, ये है नंबर और ये है यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, मधु साक्षी जो भी आपका नाम था, यहाँ पर प्रैक्टिस करा रखी है ऑलरेडी, प्ले लिस्ट में जाना, सीटेट वाली देखना। ठीक है सुनील बेटा, आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए। तो चुंबक जो होती है, चुंबक जो होते हैं, चुंबक के अपोजिट एंड जो विपरीत कोने होते हैं, अगर आप उन्हें पास लेके आओगे तो उनमें क्या होगा? अरे ड्रैग फोर्स बताएंगे बेटा, ड्रैग फोर्स आएगा, अभी पेशेंस रखिए, लिक्विड के अंदर होता है ड्रैग। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है, अगर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, अगर आप सेम पोल को समान ध्रुव को पास पास लेके आओगे तो उनमें भी क्या होता है? विकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। तो यानी कि मैग्नेट फोर्स भी कैसा हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। ठीक है, अब अगर मान मस्कुलर फोर्स होता है, जैसे मैंने कोई चीज उठानी है, जैसे कुछ भी चीज उठा हुआ है, सिंपली आप जिम में जा रहे हो, डंबल मार रहे हो, तो आप इन मसल्स का यूज करते हो, तो कब यूज करते हो? ठीक है ना, किसी बॉडी को टच करोगे तभी तो मस्कुलर फोर्स लगाओगे ना। आप जादू थोड़ी हो कि हवा में उड़ा दोगे, ऐसे करोगे हवा में उड़ा दोगे उसको, है ना? कोई आप जादूगर थोड़ी हो कि हवा में उड़ा दोगे। अगर आपको किसी चीज को उठाना है तो वहां पर जाकर उसको टच करना पड़ेगा और इन मसल्स के द्वारा फोर्स लगाकर उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है ना?
तो मस्कुलर फोर्स कैसा हो गया बेटा? टचिंग फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स कैसा हो गया? टचिंग फोर्स हो गया। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब देखो, जैसे एप्पल जो था, न्यूटन ने क्या देखा था? न्यूटन ने क्या देखा था? एप्पल जो है वो कहां गिर गया? नीचे गिर गया। तो क्यों गिरा? कि उसने कहा कि अर्थ ने उस एप्पल को अपनी तरफ खींचा। अर्थ ने उस एप्पल को अपनी तरफ खींचा। ठीक है। अभिलाष बेटा कितने टाइम से नहीं लग रही क्लास? कितने टाइम से नहीं लग रही क्लास? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। तो पृथ्वी क्या करती है? किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें कहीं पर ये इसमें नहीं मेंशन होगा ना? चलिए है, अच्छी बात है। देखिए, ये कोई बॉडी है। अर्थ क्या करती है? ध्यान से सुन लेना, एक वेट की चीज बता रहा हूं। अर्थ क्या करती है? किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो फोर्स लगा रही है। ये फोर्स को कौन लगा रही है? ये अर्थ लगा रही है बेटा। तो अर्थ किसी बॉडी को सॉरी किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही है और उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो एक बात बताइए, अर्थ तो अपनी पोजीशन पर फिक्स है ना? नीलम बेटा देखो, मैं आपको बता देता हूं, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में सीटेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी बच्चों को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, आप ढूंढ नहीं रहे ढंग से। मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाओगे, ऊपर कैटेगरीज बनी होती है यूट्यूब पर, तो उसमें प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उसमें सीटेट का कोर्स आपको सीटेट का कोर्स मिलेगा। तो उसमें क्या होगा? सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर करा रखे। ठीक है, चलिए। हाँ जी। तो जब अर्थ ने इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचा तो क्या अर्थ अपने जगह से ऊपर आई थी? नहीं नहीं, अर्थ तो अपनी जगह फिक्स है। अर्थ तो अपनी जगह फिक्स है। ठीक है। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है वो क्या है? यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेसिकली एक तरीके से ग्रेविटी होता है, यहाँ पर बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। कैसा होगा? नोट। हाँ बेटा साक्षी, आपकी इच्छा, आप देख लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसका एग्जांपल हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स में पढ़ाऊंगा। देखो, ये एक टेबल है, ठीक है ना? इस पर कोई गाड़ी चल रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, कुछ देर में जाकर ये रुक गई, कुछ देर में जाकर ये रुक गई। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? ये जो सरफेस है ये खुरदरा है। कैसा है? खुरदरा सरफेस है, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस, ये जो रफ सरफेस है ये क्या करेगा? इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जब सरफेस कांटेक्ट में है, इसके पहिए इस सरफेस के कांटेक्ट में आए, तो इस कांटेक्ट में आने की वजह से इस सरफेस ने बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगाया। इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो घर्षण बल है, ये बेटा कैसे आया है? जब इन पहियों का जो कांटेक्ट था इस रफ सरफेस के साथ हुआ है। ठीक है ना? नोट्स अच्छे से पढ़िए बेटा। सुन लीजिए, जो पीडीएफ में अपलोड करवाता हूँ, जो क्लास वाली जो पीडीएफ अपलोड करवाता हूँ, ये डाउनलोड कीजिए। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? एक कॉन्टैक्ट फोर्स का हो गया। घर्षण बल किसका उदाहरण हो गया? एक संपर्क बल का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? संपर्क बल का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये आपसे कुछ 4 ऑप्शन देकर ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा संपर्क बल है। दूसरा ये पूछा जाएगा कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा असंपर्क बल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की बात करते हैं। देखिए, प्रेशर दाब, प्रेशर दाब। प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर का फॉर्मूला होता है, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो एक पर्टिकुलर एरिया में, इसको बोलते हैं हम प्रेशर। ठीक है ना? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है।
ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा एक सिर्फ डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है चार्ज के बीच में होता है। अरे हिंदी में बता तो रहा हूँ, इसमें हिंदी में क्या नहीं बताया भाई आपको, संपर्क बल बताया। बेटा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना बेटा साक्षी, अगर आपने ये नोट्स बनाए हैं तो बाकी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरी, ठीक है। फिर बेटा बता तो दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है बेटा प्रेशर का फॉर्मूला। फोर्स होता है बल, एरिया होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना, लिखा हुआ। तो यहां से क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इस प्रेशर और एरिया को देखते हो तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, क्योंकि एरिया नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर एरिया, ज्यादा एरिया पर फोर्स लगाओगे तो प्रेशर क्या होगा, वहां पर कम क्रिएट होगा। और अगर आप छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्रफल में फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। इस चीज को समझिए। चाकू जो होता है, नाइफ की बात करें, नाइफ को शार्प बनाया जाता है बेटा। नाइफ को कैसा बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है शार्प, नुकीला क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर नाइफ जो है, चाकू जो है वो नुकीला होगा, अगर वो नुकीला होगा तो उसका एरिया कम होगा, जितना नुकीला होगा उसका एरिया कम हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कम होगा। अगर एरिया कम हो गया, अगर एरिया कम हो गया तो वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। एरिया कम होगा तो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा। और अगर प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो वो चीजों को जल्दी कट कर पाएगा, चीजों को आसानी से काट देगा, ठीक है। इसी तरीके से जो बैग होते हैं बेटा, बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं, स्ट्रैप्स ये वाले जब आप बैग टांगते हो, ठीक है ना, इनको बोलते हैं स्ट्रैप्स, ठीक है ना। ये वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं, वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। ये चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, ये चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वाइड बनाने से क्या होगा बेटा, एरिया ज्यादा होगा। वाइड बनाएंगे, चौड़े बनाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एरिया बढ़ गया तो शोल्डर जो होते हैं, कंधों पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। कंधों पर प्रेशर जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। इसी तरीके से जो सूटकेस होता है, सूटकेस का जो हैंडल होता है, सूटकेस का जो हैंडल होता है, ये कैसा बनाया जाता है, ब्रॉड बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप सूटकेस का हैंडल ब्रॉड बनाते हो, चौड़ा बनाते हो, तो इससे क्या होगा, ब्रॉड बनाने से उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तो हैंड्स पर प्रेशर कम लगेगा, हैंड्स पर प्रेशर कम लगेगा, ठीक है ना। कील जो होती है, नेल जो होती है, वो आगे से पॉइंटेड बनाई जाती है, नुकीली बनाई जाती है, क्योंकि नुकीली बनाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर का, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी कहानी लिखी हुई है। प्रेशर हिंदी में भी सब लिखा हुआ है बेटा, शार्पनेस ऑफ नाइफ, वाइड स्ट्रैप ऑफ बैक, पॉइंटेड एंड ऑफ नेल, कील का नुकीलापन। क्लियर है। चलिए बैलेंस ही समझाते हैं अब आपको। अरे नीरज बेटा, आपका नेटवर्क स्लो है, तब आपकी वीडियो फंस रही है, हमारी नहीं फंस रही, हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं खड़े हैं, जैसे बाहर खड़े हो आप, तो हमारे ऊपर क्या है बेटा, एटमोसफेयर है, एयर प्रेजेंट है उसमें। तो एयर क्या कर रही है, हमारे हेड के ऊपर प्रेशर लगा रही है, ठीक है ना। एयर क्या कर रही है, हमारे हेड के ऊपर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो इस प्रेशर से तो हमारा सिर दब जाना चाहिए, जब इतना प्रेशर लग रहा है तो हमारा सिर दब जाना चाहिए, हमारी बॉडी फट जानी चाहिए। तो वो जो प्रेशर लगा रहे हैं एटमोसफेयर से, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर से भी बेटा फ्लूइड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड्स भरे हैं, ठीक है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, अंदर प्रेशर लगा रहे हैं। तो वो प्रेशर क्या कर रहा है, इस जो ऊपर हमारे प्रेशर लग रहा है इसको बैलेंस कर रहा है, इसीलिए हमारा सिर फटता नहीं है। जबकि हमारे ऊपर एयर का एनवेलप है, वायु का गुच्छा है, वायु का गुब्बारा है,
जिसकी वजह से हमारे हेड पर प्रेशर लग रहा है, दाब लग रहा है, उस प्रेशर से हमारा सिर फट जाना चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वाला प्रेशर क्या करता है, जो एयर जो प्रेशर लगा रही है इसको बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा बायोनेंसी की और बायोनेंट फोर्स की। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन तो इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना, आपको एक चीज नोट करनी है, एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना, वो फॉर्मूला नोट करना। देखो ये कंटेनर है, एक कंटेनर में लिक्विड भरा है, ठीक है, एक कंटेनर में लिक्विड भरा है। आपने क्या किया बेटा, इसमें एक बॉडी को डिप किया, आपने क्या किया, एक बॉडी को इसमें डाल दिया। इस बॉडी का मास है m, इस बॉडी का मास जो है, जो द्रव्यमान जो है वो कितना है, m। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब ये तो आपने प्रैक्टिकली एग्जांपल तो किया भी होगा, ठीक है ना, कि जब आप किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डालते हो, हाथ से डाल रहे हो, तो आपका हाथ को ऐसा नहीं लगता कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब भी आप किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डिप करते हो, ठीक है, तो लिक्विड क्या करता है, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोनेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोनेंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है ना, बायोनेंट फोर्स क्या होता है, वो फोर्स, सॉरी, लिक्विड के द्वारा लगाया गया वो फोर्स जब आप किसी बॉडी को उसमें डिप करते हो। ठीक है, हाँ बेटा दीपिका आपका मैसेज आ रहा है। अब मेरे बेटा थोड़ा सा मैसेज, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो ना, मैसेज को बाद में देख लेंगे। उधर देखो, आपने किसी बॉडी को डिप किया, तो जब आप किसी बॉडी को डिप करते हो तो लिक्विड क्या करता है, उस बॉडी पर नीचे की तरफ से एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोनेट फोर्स बोलते हैं। तो जो ये हमने ब्लॉक लिया था, एक बार मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बायोनेट फोर्स के नीचे आपको डायग्राम बनाना, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना बेटा, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो ये बॉडी का, इस बॉडी का वेट था एयर में, बॉडी का वेट था एयर में, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस बॉडी को इसके अंदर जाकर डिप कर दिया। तो जैसे डिप किया तो लिक्विड ने क्या किया, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, बायोनेंट फोर्स। ठीक है, तो इस बॉडी का अब लिक्विड के अंदर वेट कितना होगा, ये वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड है, ठीक है ना। कभी सोचो लिक्विड का वेट है, ये बॉडी का वेट है लिक्विड के अंदर। तो देखो जोन सा फोर्स ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दीजिए। एयर में जो वेट था, नेट फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पर, नीचे लग रहा है डब्ल्यू एयर, ऊपर लग रहा है बायोनेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, वेट इन एयर माइनस बायोनेट फोर्स। ठीक है, ये बायोनेट फोर्स की सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, डेफिनेशन लिखी हुई है। उस डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला लिख लेना, इससे न्यूमेरिकल आपके पेपर में सीधा आता है। अच्छा, आज क्लियर हुआ बायोनेट फोर्स। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करो। सर वो तो अच्छा पढ़ा, तो केमिस्ट्री में पढ़ा, हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री पे, फिक्र रहे। जब से सीटेट शुरू हुआ केरल पर, स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ाता हूँ। यहाँ बेटा एग्जाम्पल तो दुनिया भर के आए हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे बेफिक्र रहो। आपकी सुबह 8 बजे कोई क्लास तो नहीं होती ना।
तो 8-10 तक क्लास चलेगी। चलिए, नोट हो गया होगा। सुबह की बात कर रहा हूँ बेटा, अनीशा। नोट हो गया बेटा, मेरा टाइमिंग सुबह 7 से 8 होता है। चलिए ठीक है, तो ये स्लाइड थी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है ना। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत बताते हैं। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, अब आर्किमिडीज क्या बोलता है सुनिए। जब आपने इस बॉडी को लिक्विड में डाला, फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप इस बॉडी को लिक्विड में डाल रहे होगे तो ये लिक्विड का लेवल ऊपर उठेगा ना बेटा। लिक्विड का लेवल क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो एक बात देखिए, ये लिक्विड का लेवल ऊपर उठ रहा है तो ऊपर ले जाने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना। इस लिक्विड को ऊपर लेके जाने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना। ठीक है ना, बिल्कुल चाहिए। तो ऊपर की डायरेक्शन में आपको इस डायग्राम में कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये बायोनेंट फोर्स दिख रहा है। बायोनेंट फोर्स दिख रहा है, यानी कि जितना ये लिक्विड राइज करेगा वो किसके बराबर होगा बेटा, बायोनेंट फोर्स के बराबर होगा। यह है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है सर, आप जितना अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हो उतना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हो, क्लास देखें। थैंक यू बेटा रिंकू। ठीक है, तो ये है बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए यही लिखा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। ये जो बायोनेंट फोर्स है, बायोनेंट फोर्स है, ये BF लिख लीजिए, बायोनेंट फोर्स। तो ये जो बायोनेंट फोर्स है ये किसके बराबर होता है, ये जो बायोनेंट फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, जितना ये लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, जितना नीचे से बायोनेंट फोर्स ज्यादा लगेगा उतना ही लिक्विड क्या होगा, अपनी पोजीशन से ऊपर चला जाएगा। उतना ही वेट का लिक्विड, उतना ही भार का द्रव ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और अगर बाल्टी भरी होगी तो उतने ही द्रव का लिक्विड बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और अच्छे से समझ रहा हूँ। अगर मान लो इसको पूरा भरा है, एक बाल्टी में पूरा पानी भरा है, ठीक है, आपने उसमें किसी बॉडी को डिप किया, डिप करोगे नीचे से बायोनेंट फोर्स लगेगा। तो जितना वो बायोनेंट फोर्स लग रहा है, जितना वो बायोनेंट फोर्स लग रहा है, वो बायोनेंट फोर्स क्या करेगा, उस सॉरी लिक्विड के कुछ भाग को बाहर फेंक देगा। कितने भार को बाहर फेंक देगा, तो अगर आप उसको मेजर करोगे, उस लिक्विड का वेट को अगर आप मेजर करोगे, तो वो जो लिक्विड का वेट है वो किसके बराबर मिलेगा, जितना नीचे से बायोनेंट फोर्स लग रहा है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये लिख, ठीक है। चलिए, अब रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं, अगर हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, इसके ये जो बायोनेंट फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना बेटा, इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, अच्छा ये ऊपर लिखा भी तो है, B मतलब बायोनेंट फोर्स है, W वेट ऑफ द बॉडी, वस्तु का भार, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो और भी डिटेल में होता है बेटा बायोनेंट फोर्स, लेकिन यहाँ सब आपके सिलेबस में है नहीं इतना डिटेल में, बेसिक बेसिक सी चीजें। बेटा एक बार जिसको देखो, देखो जिसके नोट्स ओपन नहीं हो रहे ना बेटा, एक बार वो कैरियल के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर ले, वो आपको समझा देंगे। क्योंकि मैं भी इतना, मैं भी डाउनलोड करके मैं भी देखता नहीं हूँ। ठीक है ना, ऐप मैं, हम तो ऐप यूज़ कर नहीं करते ना ज़्यादा, हमें तो बस कभी कभार यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए काफ़ी टाइम बाद क्लास हो तो सिलेबस कितना हुआ ये सब देखने के लिए। ठीक है, तो आप एक बार हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर लें, वो आपको बता देंगे नोट्स के बारे में। चलिए, हाँ जी, तो रॉकेट जब उड़ता है, डिटेल्स बेटा यहाँ पर जरूरत है नहीं ना, देखो डिटेल्स तो बेटा बहुत सारी है। ठीक है ना, डिटेल्स तो बहुत सारी है बेटा, लेकिन अभी तो हमें एग्जाम निकालने के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। अभी तो सिर्फ हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैंने कहा डिटेल के लिए मेरे बाकी कोर्स और अवेलेबल हैं सारे। ठीक है ना, आपको D++ भी देना हो, UPTGT देना हो, PGT केमिस्ट्री देना हो, ठीक है ना, कोई भी देना हो मेरे पास ठीक है ना, तो हर लेवल का पढ़ाते हैं। तो पहले एक बार ये दे लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना, चलिए, हाँ जी। तो जब रॉकेट उड़ता है, ये रॉकेट उड़ रहा है तो उड़ेगा, तो ये इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस रॉकेट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो अर्थ क्या करेगी, इस पर नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। अर्थ क्या करेगी, नीचे से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जब ये ऊपर उड़ता है,
तो एयर भी क्या करेगी, एयर भी क्या करेगी, इसको उड़ने से रोकेगी, एयर भी क्या करेगी, इसको उड़ने से रोकेगी, ठीक है ना। एयर क्या करेगी, उड़ने से रोकेगी ना, क्योंकि तो एयर इस पर जो फोर्स लगाएगी, नॉट ऑडिबल बेटा, सीखा बेटा, आपकी तरफ से इशू है, मेरी तरफ से सब ठीक है, साउंड आ रही है यार, बीच में आ रहा है, इस तरह से परेशान कर देते हो आप। हाँ जी, तो एयर क्या करेगी, एयर इस पर रॉकेट पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। जब देखो अगर आप ऊपर उड़ने की कोशिश करोगे तो एयर क्या करेगी, आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेगी, एयर क्या करेगी, आपको नीचे धकेलने की कोशिश करेगी, और ग्रेविटी भी क्या कर रही है, आपको नीचे की तरफ खींच रही है। तो जब एक रॉकेट उड़ता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बेटा, जो अर्थ लगाती है, और एयर फ्रिक्शन लगता है, वायु के द्वारा घर्षण बल लगता है, ठीक है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। रॉकेट को लॉन्च, पेपर में आपसे पूछ लेंगे, जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसमें कौन कौन से फोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट हुआ बेटा, मैंने फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन बताई थी आपको, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, देखते हैं। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अब यहां से समझा देता हूं, देखिए दोबारा से, ये एक बॉडी है, इस पर एक दूसरी बॉडी चल रही है, ठीक है ना, इस पर क्या हो रहा है, एक दूसरी बॉडी चल रही है। तो जब भी एक बॉडी के ऊपर कोई दूसरी बॉडी चलती है तो यहां पर इस कांटेक्ट की वजह से, इस कांटेक्ट की वजह से यहां पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ये भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, घर्षण बल जो होता है, ये कब आता है, जब बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है। अब देखिए आपको तो ये सरफेस स्मूथ दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये जो सरफेस आपका, देखो ये वाला जो सरफेस है, ये जो सर्कल कर रहा हूं, ये सरफेस आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जब ऐसा करोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, जब आप इस बॉडी को इसके ऊपर लेके चलोगे, जब आप इस बॉडी को इसकी तरफ लेके चलोगे तो क्या ये स्मूथली चल पाएगी इसके ऊपर, क्या ये स्मूथली इसके ऊपर चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो छिद्र होते हैं, ये जो गैप्स होते हैं, बॉडी क्या करती है, इनमें फंस जाती है, इनमें लॉक हो जाती है, बॉडी क्या करती है, इनमें फंसना शुरू कर देती है। तो अगर बॉडी इनमें फंसना शुरू करेगी तो उसका मोशन पर इफेक्ट आएगा, उसकी गति पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसकी गति क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे उसकी गति कम होती जाएगी और फाइनली वो रुक जाएगा। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है इसमें इरेगुलरिटीज होती है, अनियमितताएं होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, अनियमितताएं होती है, जो मैंने यहाँ पर शो की है। तो कोई आपसे पूछे क्या कारण है फ्रिक्शनल फोर्स का, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सरफेस, सतह में अनियमितता का होना, ठीक है। हाँ नीलम जी कराता हूं, ठीक है, कराता हूं, क्लियर है। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर लॉक होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। चलिए ये लिखा हुआ, द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। सतहों के मध्य अनियमितता होने के कारण ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, बिल्कुल मैंने सारी चीज इसमें लिखी हुई, ठीक है। थैंक यू रेखा जी। चलिए क्लियर है। अब फ्रिक्शन जो होता है वो तीन तरीके का होता है, ध्यान से सुनना। अब फ्रिक्शन जो होगा वो तीन तरीके का होगा। एक मैं बात कर, देखिए एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, हिंदी में लिख रखा है, स्लाइड में देख लेना बेटा, समझ लीजिए। रोलिंग फ्रिक्शन होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत बार, मतलब 2 से 3 बार आपका उसमें पूछा गया है, 3-4 बार सीटेट में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए रोलिंग का मतलब क्या होगा, ये कोई सरफेस था, ठीक है ना, कोई बॉडी इस पर रोल करते हुए जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, रोल करती हुई जाएगी, तो यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। स्लाइडिंग में क्या होगा, बॉडी फिसलती हुई जाएगी, स्लाइडिंग में क्या होगा, बॉडी फिसलती हुई जाएगी, स्लाइड करती हुई जाएगी, रिपटती हुई जाएगी, ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, बॉडी रुकी हुई होगी, स्टैटिक में क्या होगा, बॉडी रुकी हुई होगी,
ठीक है ना। और देखो तो अब एक चीज देखना, ये जो स्टैटिक है ये स्थिर है, स्टैटिक स्थिर, इसमें क्या हो रहा है, बॉडी रुकी हुई है, इसमें क्या बॉडी रुकी हुई है, इन दोनों में बॉडी चल रही है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो उसका अपोज करता है, ठीक है ना, उसको चलने से रोकता है। यहां पर बॉडी चल रही है, यहां पर बॉडी नहीं चल रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, बस मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, कौन सा घर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। स्टैटिक होगा बिल्कुल, क्योंकि इस देखो यहां पर ये बॉडी चल नहीं पा रही है, इस सरफेस ने इस पर इतना घर्षण बल लगा दिया, इतना फ्रिक्शन लगा दिया है कि जिसकी वजह से ये चल ही नहीं पा रही है। जबकि यहां तो बॉडी चल रही है, चल रही है, तो इसका मतलब ये जो सरफेसेज हैं, ये जो सरफेस होते हैं, ये फ्रिक्शन जो लगा रहे हैं वो इतना फ्रिक्शन नहीं लगा पा रहे हैं कि इनकी मोशन को रोक पाए, ठीक है ना। और यहाँ पर बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा, स्टैटिक होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, स्थिर होगा। अब रोलिंग और स्लाइडिंग में कौन सा होगा, अब एक बात समझिए, रोलिंग और स्लाइडिंग को समझने के लिए एक सूटकेस का एग्जांपल लीजिए। इस डायग्राम में तो फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास मोस्ट प्रोबेबली परसों से, मतलब कल क्या है, वेंसडे, थर्सडे या फ्राइडे से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए आपके पास एक सूटकेस है, आप सूटकेस को लेके जा रहे हो, नीचे पहिए नहीं लगे हैं, नीचे पहिए नहीं लगे हैं, आप उसको ऐसे खींचो। एक बार एक ऐसा सूटकेस लो, उसी सूटकेस के नीचे पहिए लगा दो, पहिए लगाने के बाद आप उसे खींचो, तो किसको खींचने में आसानी होगी, जिसमें पहिए लग रहे हैं। और अगर खींचने में आसानी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो जो सरफेस जो है, जिसके पहिए, जिस सरफेस के संपर्क में पहिए आ रहे हैं, ठीक है ना, वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगा रहा होगा या ज्यादा। पहिए लगाने से क्या हो गया, वो उस पर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, कम फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, तो वो सूटकेस है वो आपका आसानी से चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहिए नहीं लगाए हैं तो क्या होगा, उस सूटकेस पर वो जो ग्राउंड है जिस पर वो चल रहा है, वो सरफेस उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो बॉडी का मोशन क्या है, स्पीड क्या है, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इन दोनों में से कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा बेटा, स्लाइडिंग ज्यादा होगा, और सबसे कम होगा रोलिंग। ये समझ आया, बिल्कुल मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया है ये कैसे आया। स्टैटिक में तो क्या है, बॉडी चल ही नहीं पा रही है, बॉडी चल नहीं पा रही, तो यहाँ पर जो घर्षण बल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से चल नहीं पा रही है। इन दोनों में बॉडी चल रही है, तो सूटकेस के एग्जांपल से मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसको बता दिया, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब ये लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर बता रखा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब आप अगर आप दो सरफेस को प्रेस कर दोगे, देखो अगर आपने दो सरफेस को प्रेस कर दिया, तो प्रेस कर दोगे तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन का कारण क्या था, फ्रिक्शन का कारण क्या था, इंटरलॉकिंग था, इरेगुलर सरफेस थे, सरफेस कैसे थे, इरेगुलर थे। अगर आप दो बॉडीज को प्रेस कर दोगे तो उन इरेगुलरिटीज में बॉडी फंस जाएगी, बॉडी फंस जाएगी तो क्या वो चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, इसका मतलब बढ़ गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो जब भी आप दो सरफेस को प्रेस करते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है। तो ये मैंने बता रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो आखिरी पॉइंट होता है बेसिकली, ठीक है ना, बॉडी रेस्ट में है, मतलब ये बॉडी रखी थी यहाँ पर, अभी क्या, ये बॉडी चल नहीं रही है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना। लेकिन ये इतना, इसके बाद अगर इस स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा लगा दिया तो बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन ये वाला केस होगा। देखो यहाँ पर जैसे ये खड़ी, इस पर अगर आपने हल्का सा भी पुश कर दिया तो ये बॉल नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बॉडी खड़ी है बिल्कुल ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, बस इसको थोड़ा सा फोर्स चाहिए, ठीक है ना। तो उस स्टेज पर जो फ्रिक्शन होता है बेसिकली वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। चल नहीं रही है, मैं कह रहा हूं चल नहीं रही है, ठीक है ना, तो बस हल्का सा फोर्स लगाते ये चल पड़ेगी। तो इस टाइम पर जो फ्रिक्शन होगा वो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये स्लाइडिंग, सर्पी, घर्षण, रोलिंग, ठीक है ना। जब बॉडी स्लाइड करती है तो ये होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
ठीक है, बेसिकली मोशन के दौरान होता है, ये भी मोशन के दौरान होता है, ये भी मोशन के दौरान होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। रोलिंग में क्या होगा, बॉडी रोल करेगी, स्लाइड में क्या करेगी, रिपटेगी, फिसलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कल कंप्लीट करा देंगे बेटा इसको, अभी पढ़ते हैं। अभी एक ये सबसे लास्ट में ये फाइल अपलोड हुई होगी, सबसे लास्ट में ये वाली फाइल अपलोड हुई होगी, ठीक है ना। तो एक बात बताऊं, जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस, दूसरी बॉडी चल रही है और इस सरफेस में क्या है बेटा, गैप्स हैं, एक तरीके से छिद्र हैं, उसमें बॉडी फंस के जा रही है, ठीक है, ऐसे समझिए। नहीं तो बॉडी ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन जब फोर्स लगेगा तो कोई हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जैसे टायर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा टायर घिस जाते हैं, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है ना। क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि गाड़ी आगे चलती है, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टायर बॉडी घिस जाती है। तो फ्रिक्शन से हमेशा क्या होता है बेटा, चीजें कटती फटती हैं, चीजें क्या होती हैं, कटती फटती हैं चीजें, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन का ड्रॉबैक है, ये क्या फ्रिक्शन का ड्रॉबैक है, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन के बेटा फायदे भी बहुत सारे। आपने कभी देखा है, एक कॉपी है, एक कॉपी का पेज है, आपने उस पर ऑयल डाल दिया, क्या आप उस पर लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। वहीं अगर ऑयल नहीं डला हुआ तो आप उस पर लिख पाते हो, ठीक है ना। तो जो राइटिंग करते हैं, ठीक है ना, जो कॉपी पर लिखना विखना जो होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। दूसरा, गाड़ियों के टायर्स में आपने देखा होगा बीच में गैप बनाए जाते हैं, गाड़ियों के टायर्स के बीच में क्या होता है, गैप बनाए जाते हैं। वो गैप क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जब गाड़ी रोड पर चले तो उन गैप में क्या होगा, जिस सरफेस पर चल रही है उन सरफेस के साथ उसकी इंटरलॉकिंग हो जाए, उस सरफेस के अंदर ये फंस जाए, ताकि बिल्कुल स्मूथली गाड़ी आगे चल सके, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर गाड़ी के टायर को आप प्लेन कर दोगे तो जब आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी रिपटती हुई जाएगी, ठीक है ना, फिसलती हुई जाएगी। तो बेटा गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं ये ट्रेडेड बनाए जाते हैं, ट्रेडेड मतलब बीच में से कटे हुए होते हैं। क्यों, ताकि फ्रिक्शन की वजह से, ताकि फ्रिक्शन हो सके, क्या हो सके, फ्रिक्शन हो सके, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तभी गाड़ी आगे चल पाएगी, नहीं तो गाड़ी फिसलती हुई जाएगी, और फिसलती हुई जाएगी तो रुकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर अब मनुष्य चलता, जैसे हम हैं, अब मैं आगे चलता हूं, ये भी मैं फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा हूं। कैसे देखो, जब मैं आगे चलूंगा तो आप खुद देखिए, आगे चलोगे तो मैं अपना पैर उठा के पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा ना, आप फील कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। अगर आपको चलना है तो आप ग्राउंड पर पैर रखोगे और क्या करोगे, पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे, देख सकते हो। तो आप तो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो जिस ग्राउंड पर आप चल रहे हो वो ग्राउंड क्या कर रहा है, आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आपने फोर्स किस तरफ लगाया है, पीछे की तरफ, तो ग्राउंड क्या करेगा, आपको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। ग्राउंड क्या करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से आप चल पाओगे। तो मनुष्य का जो चलना होता है वो किसकी वजह से होता है, सारा फ्रिक्शन की वजह से होता है। इसी तरीके से दीवार में आप कील ठोकते हो, ठीक है ना, वो भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए एक बुराई भी है लेकिन नेसेसरी भी है, ठीक है ना। बुराई क्यों है, क्योंकि इसमें चीजें कट फट जाती है, इसमें क्या होती है, चीजें कट फट जाती है। जैसे शूज की जो शोल होती है, ठीक है ना, शूज की शोल भी देखोगे उसके अंदर भी क्या होते हैं, गैप बनाए जाते हैं, ताकि वो फ्रिक्शन को बढ़ा सके। क्या हो, ताकि फ्रिक्शन को बढ़ा सके, लेकिन उस फ्रिक्शन से वो जूते की शोल भी क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है, जूते की शोल भी क्या होती है, फट जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। एप्लीकेशन क्या है फ्रिक्शन की, मनुष्य का चलना, ठीक है, राइटिंग ऑन पेपर, इंसर्शन ऑफ नेल ऑन वॉल। इसीलिए हम कह रहे हैं फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, एक आवश्यक बुराई है, ठीक है, जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए, आप फ्रिक्शन को आप बढ़ाना चाहते हो, आप फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हो, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो, फ्रिक्शन किसकी वजह से था, सरफेस में इरेगुलरिटीज की वजह से। अगर आप सरफेस की इरेगुलरिटीज बढ़ा दोगे, सरफेस मतलब आपको इंटरलॉकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इंटरलॉकिंग को स्ट्रॉन्ग कर दोगे, एक सरफेस, ये ग्राउंड है, इसमें बेटा क्या है, इस तरीके से है, इसमें इरेगुलरिटीज हैं, गैप्स हैं, ठीक है ना,
और इसके ऊपर जो सरफेस दूसरा सरफेस आएगा उसके अंदर भी गैप्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे में फंस के चलेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए तो अभी मैंने समझा था, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वो ट्रेडेड बनाए जाते हैं, उनमें गैप्स होते हैं। इसी तरह जूते की शोल होती है, ठीक है ना, ट्रेडेड टायर्स ऑफ व्हीकल, सोल्स ऑफ शूज, ठीक है ना। अब एक कबड्डी प्लेयर होता है, आपने देखा जब वो जाता है तो रेत को हाथों पर रगड़ता है। रेत को रगड़ने से क्या हो जाता है, आपके हाथ रफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। जितनी रफनेस ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी रफनेस ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी रफनेस ज्यादा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, ठीक है ना। तो कबड्डी प्लेयर क्या करता है, जो सैंड रगड़ता है तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे पर्सन को पकड़ेगा तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। दूसरे पर्सन को पकड़ेगा तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब फ्रिक्शन को कम करने के तरीके क्या है, ऑयल का यूज कर लीजिए। आप सरफेस पर ऑयल डाल दीजिए। अगर आप सरफेस पर ऑयल डाल दोगे, अब ऑयल क्या करेगा, जैसे ये था, ये सरफेस था, ऑयल डाल दोगे तो क्या करेगा, ऑयल यहां पर आ जाएगा, इसमें ऑयल आ गया। इसने सरफेस को क्या कर दिया, रेगुलर बना दिया। रेगुलर बना दिया तो अब चीज इसके अंदर धस नहीं पाएगी, धस नहीं पाएगी तो फ्रिक्शन कम हो गया। क्लियर है। कैरम बोर्ड जो होता है, कैरम बोर्ड पर आप डालो, देखो स्ट्राइकर मार के देखो नॉर्मली, तो देखो वो थोड़ी सी दूर जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन वहीं जब आप पाउडर डालते हो तो बैक भी आता है, ठीक है ना। तो पाउडर, कैरम बोर्ड पर जब आप पाउडर डाल देते हो तो उससे क्या हो जाता है, फ्रिक्शन उसका कम हो जाता है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गाड़ियों में लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जैसे कैस्ट्रोल वगैरह जो होता है, ठीक है ना, ये लुब्रिकेंट होता है। ये क्या करता है बेटा, फ्रिक्शन को कम करता है, ताकि गाड़ी के जो पार्ट है अंदर वो कम घिसे, ठीक है ना। आपने देखा हो ना, कैस्ट्रोल वगैरह होते हैं या ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो उस ग्रीस वगैरह से होता क्या है, वो फ्रिक्शन को कम करवाता है। फ्रिक्शन कम होने से क्या होगा, जो पार्ट्स होंगे व्हीकल्स के वो घिसेंगे नहीं जल्दी से, ठीक है। ऑयल का यूज करोगे, ऑयल भी क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, ठीक है। तो ये मेथड्स आपके लिखे, बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, बाय यूजिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, जो ड्रैग आप पूछ रहे थे, लिक्विड के केस में जो फ्रिक्शन होता है, लिक्विड के केस में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स और ड्रैग। देखो ये लिक्विड है, ये आपको बताता हूं, देखो ये लिक्विड, ये लिक्विड के सर, लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड की लेयर्स बनी हुई है, ठीक है ना। ये लिक्विड की लेयर्स बनी होती है। तो ये जो सरफेस है बेटा, इस लिक्विड के लिए एक सरफेस ये हो गया, ये दूसरा लिक्विड हो गया। तो जब ये इसके ऊपर चलेगा, ये इसके ऊपर चलेगा, तो क्या होगा, ये सरफेस क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये एक लिक्विड, ये लिक्विड का सरफेस था, इसके ऊपर दूसरा लिक्विड का सरफेस चल रहा था, ठीक है। तो इस सरफेस ने क्या किया, इस लिक्विड के सरफेस को चलने से रोका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ये भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। लेकिन लिक्विड के केस में जो फ्रिक्शन आता है इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स या ड्रैग। सिंपली, सिंपल सा केस बता रहे हैं, लिक्विड में जो फ्रिक्शन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स या ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड इज नोन एज विस्कस फोर्स और ड्रैग। अब ये डिपेंड करता है, अब इस लिक्विड के अंदर, या बोल सकते हो आप किसी लिक्विड के अंदर भी बॉडी को डालोगे तो वो भी क्या, आपने जैसे आपने देखा हो, जैसे हमने बायोनेट फोर्स पढ़ा है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आगे पढ़ोगे, मतलब इसका ये आपको अभी याद रखना है, ये क्लास 11th में होता है। ये फैक्टर जो होते हैं ये किस पर डिपेंड करता है, बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करता है और शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कैसे डिपेंड करता है वो सब है नहीं, बस याद रखोगे, ठीक है ना। अलग अलग लिक्विड के लिए बेटा विस्कस फोर्स अलग अलग होगा। जैसे वाटर में देखोगे, वाटर और हनी को कंपेयर करो, वाटर और हनी को, शहद को कंपेयर करो, तो शहद के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है ना, और जबकि वाटर के अंदर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, नहीं बेटा, इसमें भी एक चीज और बची, अभी कराई देता हूँ, रुक जाओ, अभी कराई देता हूँ, पार्ट 2 और है, एक मिनट अभी कराई देता हूँ फ्रिक्शन, कल कंप्लीट करा देंगे फिर फिजिक्स। अच्छा, अच्छा हो ही गया है, तो ये पार्ट 2, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कल से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कल से स्टार्ट, कल इसको कंप्लीट करा देंगे बेटा।
कल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो अब आप मैकेनिक्स एक ही चैप्टर बचा, इसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिक, सॉरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक क्लास एक छोटा सा कर ही लेते हैं, ठीक है ना, वो एक ही शीट है, वो बेसिक सी चीजें वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स आप कर सकते हो, ठीक है ना, मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेट है। अब एक छोटा सा ये एक ही शीट होगी, एक दो यही है बस, इसमें कुछ नहीं, ये कर लेते हैं। सेल क्या होती है, सेल क्या होती है बेटा, सेल बेटा एक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है ना। सेल क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, इसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है ना। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, बड़े वाला जो टर्मिनल ये सेल का सिंबल होता है, ये जो बड़े वाला जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटे वाला सिंबल होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप ऐसी बहुत सारी सेल्स ले लोगे तो इसको बोलते हैं बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये सिंबल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेल का सिंबल होगा ये, बैटरी क्या थी बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ऐसे ऐसे आपने क्या किए, ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे सेल्स जोड़ दी, तो बहुत सारे जब सेल्स जोड़ दोगे तो वो बन जाएगी बैटरी। बल्ब का सिंबल होता है ये, अगर आपको कभी ऐसा सिंबल दिखता है तो इसका मतलब वो सर्किट ओपन है, ठीक है ना, वो सर्किट ओपन है। और अगर ये आपको ऐसे दिखे तो समझ जाना वो सर्किट क्लोज है। ओपन और क्लोज का क्या फर्क पड़ेगा, करंट जो होता है ना, जो हम कल पढ़ेंगे, करंट जो होता है बेटा ओपन सर्किट से वो पास नहीं करेगा। अगर कभी ओपन सर्किट होगा तो उसमें से कभी करंट पास नहीं करेगा। करंट हमेशा किससे पास करता है, क्लोज सर्किट से। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको सर्किट को क्लोज करना है तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस यूज करोगे, तो मेटल्स का यूज करोगे, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। सर्किट को क्लोज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, मेटल्स का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लिखा है तो इसका मतलब ये वायर है, स्ट्रेट लिखा है तो ये क्या है, बिल्कुल ये वायर है। तो कल आपका जो भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, कल लास्ट क्लास होगी फिजिक्स की, ये लास्ट चैप्टर है। कल हम आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना, मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करके लेना, आज आज ही कर लेना बेटा। मैकेनिक्स की छोटी छोटी तो क्लास होती है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप मैराथन, सीटेट की जो मैराथन है, 4 मैराथन होंगी शायद, ठीक है ना। बायोलॉजी करना चाहो तो बायोलॉजी की भी मैराथन है, ठीक है ना। बायोलॉजी की भी क्लासेज हैं, प्रैक्टिस सेशन आप करना चाहो, देखना चाहते हो बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारी सीटेट की प्लेलिस्ट में, आप सारे कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है ना, परसों से केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।